हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को पता ही है, और आप लोग का टेस्ट भी रखा गया है। आगे हम लोग देखने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर, जो कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। ये चैप्टर जितना भी आप लोग का फर्स्ट चैप्टर हो, सेकंड चैप्टर हो, या थर्ड चैप्टर हो, या फोर्थ, ये आपकी जनन इकाई है। जब भी आप लोग इकाई को शुरुआत करते हैं या किसी चैप्टर को शुरुआत करते हैं तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो चैप्टर है आपकी किस इकाई के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि किस इकाई के अंतर्गत कौन सा चैप्टर है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आपका सेकंड चैप्टर है, जो कि जनन इकाई के अंतर्गत आता है। बाकी हर इकाई में आपको हर एक वैज्ञानिक दिए हुए हैं, पता ही है। तो इस इकाई के जनन इकाई में हम लोग के पंचानन महेश्वरी का नाम दिया हुआ है। हम लोग को पंचानन महेश्वरी के बारे में फर्स्ट चैप्टर में कहीं देखने को नहीं मिला, पर इस चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं उनका नाम जरूर मिल जाएगा, पंचानन महेश्वरी का। तो हम लोग अपना चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जो भी है स्टार्ट करते हैं, और आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होता है आप लोगों को पता ही है, टॉपिक वाइज होता है। तो हम लोग फिर से अपना टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। और सबसे पहले क्लास में सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली का जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है याद करके उसको नोट करके डेली के डेली कंप्लीट कर लीजिए। आज और कल मत करिए, क्योंकि अगर आप कल सोचते हैं कि हम कल पूरा करेंगे तो आपके वही 40-80 हो जाएंगे, फिर 120 हो जाएंगे, और आपको टाइम देना पड़ेगा और हार्ड लगेगा, जल्दी याद भी नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा कोई भी चीज़ इजी पड़ता है। तो आप लोग कोशिश करें, कम से कम लिख नहीं पा रहे हैं, किसी काम में बिजी हैं, तो जो आप लोग सॉन्ग सुन रहे हैं एक स्पेशल टाइम में, मूवी देख रहे हैं, उस टाइम में आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को सुनिए ना। हो सके कुछ तो आपके दिमाग पे याद रहेगा टेस्ट टाइम में, या कुछ भी आपको वही चीज़ें, नोटिस की हुई चीज़ें, सुनी हुई चीज़ें याद पड़ जाती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, खुद कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लैंगिक प्रजनन के लिए अग्रणी है। लैंगिक प्रजनन के लिए अग्रणी है, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कोशिश करें, अधिकतर कुछ लोग कमेंट कोई नहीं करता है ना, कुछ भी, कोई भी पता ही नहीं चलता है कौन कौन पढ़ के चला जाता है। कम से कम आप लोग कमेंट कर दिया करिए, कुछ तो पता चले कि कौन कौन लोग पढ़ने आ रहे हैं डेली डेली। अब कुछ लोग क्या करेंगे, बस वीडियो को स्टार्ट करके कमेंट करके और ऑफ कर देंगे, ऐसा काम नहीं करना है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, आप लोग का पहला क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन के लिए अग्रणी है। इसका आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा आनुवांशिक पुंड संयोजन। आनुवांशिक पुंड संयोजन करने के लिए हम लोग लैंगिक प्रजनन करवाते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही आपको बताना है इस आंसर का। तो आपको किताब के शुरुआत में ही इस टॉपिक का मिलेगा कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। आप लोगों को बताया गया था। अगर बात करें इस ऑप्शन की कि कौन सा कथन सही है, तो हमारा पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह, ये ऑप्शन आपका सही है। जिसको प्ररोह का अर्थ नहीं पता होगा, बता दे कि आपके कोई भी पेड़ पौधा हो, 2 हिस्से होते हैं उसके, एक ज़मीन के अंदर और एक ज़मीन के बाहर। जो ज़मीन के नीचे वाली भाग होते हैं यानी हमारा जड़, उसे हम लोग मूल कहते हैं, और वही आपका ऊपरी हिस्सा जो भी हो, पत्ती, फूल, फल, जो भी हिस्सा हो, उन सारे हिस्सों को मिला करके हम उन्हें प्ररोह कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, पुष्प के लिए आवश्यक चक्र है। पुष्प के लिए आवश्यक चक्र कौन कौन सा है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। पुष्प के लिए आवश्यक चक्र है, ये आपका बाहरी चक्र बोला हुआ है कि कौन कौन सा है। तो हमारे बाहरी में नीचे की ओर बाह्य दल होते हैं, और ऊपर हमारे रंगीन हिस्से जो आप लोग देखते हैं वो दलपुंज होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला, बाह्य दल पुंज और दलपुंज। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि आपका टॉपिक स्टार्ट होता है अब, निषेचन पूर्व संरचना और घटना पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण। इसमें आपका पहला फोर्थ क्वेश्चन है, लघु बीजाणु पर्व में शामिल है। लघु बीजाणु पर्व में शामिल है। लघु बीजाणु पर्व में कौन शामिल है, आंसर बताएं। तो लघु बीजाणु पर्व में अगर हम बात करें तो हमारा लघु बीजाणु पर्व आपके किसी पौधे में 2 हिस्सा होता है, स्त्रीकेसर, पुंकेसर। पुंकेसर में हम लोग
पुंकेसर का जो होता है वो हमारा परागकण है। तो लघु बीजाणु पर उसी का कच्चा वाला हिस्सा जो हम शुरुआत में पढ़ते हैं कि एक परागकण परिपक्व होने से किस अवस्था से गुजरता है, तो ये आपका शामिल क्या है, आपका आंसर हो जाएगा परागकण। बाकी जो दिए हुए परागनली केंद्रक, परागनली अलग चीज़ है, वो परागनली निकलती है नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए। केंद्रक किसी भी कोशिका के सेंटर में होती है, उपरोक्त सभी हो नहीं सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा, लघु बीजाणु पर्व में शामिल है, क्या होगा, परागकण। परागकण क्या है, लघु बीजाणु पर्व में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। स्पोरोपोलेनिन अगर बात की जाए तो पादप, किसी भी पादप का सबसे कठोर भाग है, किसी भी पादप में सबसे कठोर हिस्सा है स्पोरोपोलेनिन, जो कि पाया जाता है आपके पादप के बाह्य चोल में, यानी बाहरी भित्ति जो होती है वो बाहरी भित्ति किसी भी पादप का स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। आपका परागकण में होता है, परागकण का जो बाहरी कोर होता है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। तो हमारा बाह्य चोल किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, आवर्तबीजी में लघु बीजाणु पर्व को कहते हैं। किसी भी आवर्तबीजी में हम लघु बीजाणु पर्व को क्या कहते हैं, पुंभंग, तंतु, परागकोश, पुंकेसर। तो परागकण आपका पुंकेसर है, हम लोग किसको बोलेंगे, पुंकेसर को। पुंकेसर में आपके सभी भाग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, परागकण की कौन सी संरचना इसे पराबैंगनी किरणों से बचाती है। बोला जा रहा है कि परागकण की कौन सी संरचना है जो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। सूर्य से आती हुई जो पराबैंगनी किरणें हैं उन्हें कौन सी परत बचाती है। तो अभी बात की है हम लोग कि पादप का सबसे कठोर हिस्सा स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन सुरक्षा के लिए ही बनाया गया होता है उसमें। तो इसमें आपका जो परागकण के पराबैंगनी किरणों से जो बचाने वाली परत है वो आपकी कौन सी है, स्पोरोपोलेनिन। तो ये इसमें याद रखें, स्पोरोपोलेनिन कहाँ पाया जाता है, बाह्य चोल में। स्पोरोपोलेनिन क्या कर रहा है, पराबैंगनी किरणों से बचा रहा है। लघु बीजाणु पर्व में शामिल कौन होता है, परागकण। परागकण क्या है, लघु बीजाणु पर्व है। तो ऑब्जेक्टिव को आप लोग ऐसे ही याद करें, 2-3 बार रिपीट करके। स्पोरोपोलेनिन कहाँ पाया जाता है, तो बाह्य चोल में। करता क्या है, तो पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। लघु बीजाणु पर्व में किसे शामिल किया जा सकता है, पुंकेसर या परागकण को। लघु बीजाणु पर्व किसे कहते हैं, परागकण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश में अंतस्त्वचा का मुख्य कार्य है। ये आपकी भित्तियों का नाम है। जैसे परागकोश में हम 4 भित्ति देखते हैं आपका, पहली भित्ति हमारी बाह्य भित्ति होती है, उसी तरह अंतस्थीसियम जिसका नाम दिया हुआ है अंतस्त्वचा, और उसके बाद आपकी मध्य परत टैपिटम, इस तरीके से नाम है आपके भित्तियों का। तो पूछा गया है कि परागकोश में हमारे अंतस्त्वचा का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है कि इसमें अंतस्त्वचा क्या करता है। तो हम लोग को पता होना चाहिए, बाह्य भित्ति आपका सुरक्षा करवाती है। वही बात की जाए अगर अंतस्त्वचा की, तो वो मदद करती है स्पेशली स्फुटन के समय में। स्फुटन का अर्थ होता है किसी भी परागकोश से जब कोई परागकण निकलने वाला होता है तो उस समय को हम स्फुटन कहते हैं। तो ये आपकी अंतस्त्वचा जो होती है वो स्फुटन में अधिक मददगार होती है, इसीलिए इसका मुख्य कार्य जो है वो क्या है, स्फुटन का। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि परागकोश के अंतस्त्वचा का काम स्फुटन का, टैपिटम का मुख्य कार्य पोषण देने का, बाह्य त्वचा का मुख्य कार्य, बाह्य त्वचा का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, सुरक्षा प्रदान करने का। मध्य परत का क्या हो जाएगा, तो मध्य परत भी आपका सुरक्षा और प्लस में टैपिटम की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु बीजाणु की प्रथम कोशिका है। जब लघु बीजाणु शुरुआत के समय में जब बनता है तो उसकी प्रथम कोशिका कौन सी होती है, प्रथम कोशिका कौन सी होती है। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे हमारा अंडाणु और शुक्राणु बात की जाए तो प्रथम कोशिका अंडाणु और शुक्राणु यानी नर युग्मक मादा युग्मक कहते हैं। पर अगर पादप की बात की जाए, पेड़ पौधों की बात की जाए, तो हम उनके लिए युग्मक शब्द ना प्रयोग करके वहाँ पर युग्मोद्भिद, आप लोग कभी कॉपी में भी लिखेंगे तो कभी भी युग्मक नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि युग्मक हम लोग मनुष्य में प्रयोग करते हैं। पादपों के लिए युग्मकोद्भिद किया जाता है। तो यहाँ पर आपका लघु बीजाणु की जो प्रथम कोशिका है उसका आंसर हो जाएगा नर युग्मोद्भिद। प्रथम कोशिका कोशी है नर युग्मोद्भिद। अगला क्वेश्चन है आपका, परागकोश सामान्यतः बना होता है। परागकोश जो है वो कितने बीजाणुधानी से बना होता है, यही है क्वेश्चन आपका।
परागकोश कितने बीजाणुधानी से बना होता है? तो परागकोश आपका 4 बीजाणुधानी से बना होता है। 4 कोष्ठ होते हैं और हर एक कोने पर एक एक बीजाणुधानी होती है। उन्हीं बीजाणुधानी से परागकोश आपका बना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या था? परागकोश कितने बीजाणुधानी से बना है? 4। लघु बीजाणु की प्रथम कोशिका, नर युग्मोद्भिद। परागकोश में अंतःस्वेच्छा का काम, स्फुटन का। परागकण की कौन सी संरचना परावैंगनिक किरणों से बच जाती है? स्पोरोपोलिन। लघु बीजाणु पर किसे कह सकते हैं? पुंकेसर को। स्पोरोपोलिन आपका कहाँ पाया जाता है? बाह्य चोल में। लघु बीजाणु पर में शामिल कौन होता है? परागकण। तो आप लोग रिपीट करते चले ताकि हार्ड ना लगे। अगला क्वेश्चन है, यूबिस्काय उत्पन्न होती है। यूबिस्काय कहाँ उत्पन्न होती है? किसके द्वारा उत्पन्न होती है? यही है। तो आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा था उस टाइम बताया जा रहा था कि टैपिटम के पास कुछ विशेषताएं होती हैं, वो बाद में कुछ चीज़ों का निर्माण करता है। उसी में एक चीज़ आपका यूबिस्काय है जो उत्पन्न करता है टैपिटम। इसको नोट करके लिख ले कि यूबिस्काय उत्पन्न कौन करता है? टैपिटम करता है। कौन करता है? आपका टैपिटम करता है। तो इम्पोर्टेंट में करके लिख ले कि यूबिस्काय का निर्माण टैपिटम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिपक्व परागकोश में कितने परागपुट होते हैं? एक परिपक्व परागकोश की बात की जाए यानी पूरा परिपक्व हो चुका है तो उसमें कितने परागपुट होते हैं? उसमें कितने परागपुट होते हैं? 4, 1, 3, 2। पूछा गया आपका एक परिपक्व परागकोश में कितने परागपुट होते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की खोज करनी है। कौन सा कथन असत्य है? तो परागकण वर्तिकाग्र द्वारा प्राप्त होते हैं। परागकण वर्तिकाग्र द्वारा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका, परागनली की खोज एमिकी ने की, ये सही आपका। कैप्सुले का परागकणों पर परागकीट अनुपस्थित होती है। टिगेलम भ्रूण का मुख्य अक्ष होती है। पहला ऑप्शन हमारा गलत है। परागकण जो होते हैं वो पुंकेसर और परागकोश के द्वारा प्राप्त होते हैं, वहाँ वर्तिकाग्र नहीं होगा। अगला आपका टैपिटम है। टैपिटम क्या है? पहला ऑप्शन है, उद्भव में पार्श्विक और परागकोश भित्ति की मूल रूप से सबसे आंतरिक परत। बिल्कुल सही है। हमारे उद्भव में पार्श्विक पीछे की ओर जब स्टार्टिंग से लिया जाए, अगर परागकोश भित्ति की बात की जाए तो सबसे आंतरिक परत है कौन? टैपिटम। नेक्स्ट है आपका परागकोश भित्ति में पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही है परागकोश भित्ति में? पहला ऑप्शन आपका टैपिटम अंतःस्तर और मध्य स्तर के बीच स्थित होता है। बिल्कुल गलत है। टैपिटम आपका मध्य स्तर के बीच स्थित नहीं होता है। अगला है, टैपिटम अंतःस्तर के ठीक अंदर स्थित होता है। अंतःस्तर ही हमारा टैपिटम है तो उसके अंदर कहाँ होगा? वो भी गलत है। अगला ऑप्शन है आपका, मध्य स्तर, अंतःस्तर और टैपिटम के बीच स्थित होता है। ये सही है आपका। टैपिटम के बीच मध्य परत और अंतःस्तर पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। टैपिटम की जो परतें होती है उन्हीं के बीच में मध्य परत और अंतःस्तर स्थित होता है। बाकी सारा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी परागकोश डैश तथा डैश होते हैं। इसमें क्या हो सकता है आंसर आप लोग का? तो हमारे परागकोश सबसे पहले द्विपालित होता है और धानिक जो होती है उसकी चतुष्बीजाणु होती है। तो पहला ही ऑप्शन है आपका, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं और धानिक कितनी होती है? चतुष्क होती है। तो चतुष्बीजाणु धानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परागकोश की सबसे आंतरिक परत है। परागकोश की सबसे आंतरिक परत है, यहाँ नाम नहीं दिया हुआ है, उसका काम बताना है आपको कि परागकोश की सबसे आंतरिक भित्ति का काम क्या होता है। तो परागकोश की सबसे आंतरिक भित्ति की बात करें तो हमारा टैपिटम है और टैपिटम का मुख्य कार्य पोषण देना है, यानी आप ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा, कार्य में पोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परागमार्ती कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले गलत इसमें ध्यान दें, गुरु बीजाणु जनन और गुरु युग्मक जनन, ये सारा आपका
अंडाणु वाले केस में हो जाएगा, यानी पराग नहीं, वहाँ पर आपका अंडाणु मात्र कोशिका की बात की जाए तब होता है, सॉरी अंडाशय मात्र कोशिका। पर यहाँ परागकण में हम लोग को इतना पता है कि लघु बीजाणु होगा। पर यहाँ पूछा क्या गया है कि लघु बीजाणु के निर्माण यानी लघु बीजाणु का जन्म, तो जन्म प्रोसेस आपका एक ही है, जनन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण दर्शाता है, देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला। अभी हमने बताया है कि मनुष्य में हम लोग युग्मक शब्द का प्रयोग करेंगे, पर जैसी बात है अगर पादप की तो वहाँ पर आपको युग्मोद्भिद शब्द का प्रयोग करना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, नर युग्मोद्भिद। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन, परागकण सामान्यतः डैश होते हैं जिनका व्यास डैश माइक्रोमीटर होते हैं। तो परागकण सामान्यतः गोलीय होते हैं और जिनका व्यास हमारा 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। परागकण सामान्यतः कैसे होते हैं, गोलीय, उनका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर। परागकण क्या होते हैं, तो नर युग्मोद्भिद। परागकण मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन। परागकोश की अंतिम परत टैपिटम, टैपिटम का कार्य पोषण। आवर्तबीजी परागकोश कैसा होता है, द्विपालित होता है, कितनी धानियाँ होती है, 4 धानियाँ होती हैं। टैपिटम का कार्य क्या है आपका, टैपिटम कहाँ होता है, सबसे आंतरिक परत है और उसका काम क्या है, पोषण देना। एक परिपक्व परागकोश में कितने परागपुट होते हैं, 4 परागपुट होते हैं। लघु बीजाणु की प्रथम कोशिका नर युग्मोद्भिद। परागकोश सामान्यतः बना होता है किससे, 4 बीजाणुधानी से। युविश्चकाय किससे उत्पन्न होता है, टैपिटम से। स्पोरोप्लिनिन कहाँ पाया जाता है, बाह्य चोल में। इसका काम क्या है, तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। तो इस प्रकार से आपका ये 20 क्वेश्चन था। आपको 20 के 20 क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 क्वेश्चन की ओर। आवर्तबीजी में चतुष्क के सभी 4 लघु बीजाणु एक भित्ति से आवृत होते हैं जो बने होते हैं। बोला गया है कि आवर्तबीजी में चतुष्क के सभी 4 लघु बीजाणु जो है वो एक ही भित्ति से ढके हुए होते हैं। वो भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है, क्वेश्चन यही घुमाकर पूछा हुआ है। सेल्यूलोज, कॉलोज, सेल्यूलोज, स्पोरोपोलिन। तो जो 4 लघु बीजाणु होते हैं वो आपस में, आपका परागकोश का बात नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग स्पोरोपोलिन और सेल्यूलोज गलती से दिमाग में मत लाइएगा। कितने बच्चों का होगा कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से, तो दिमाग लगा लेते हैं कि सेल्यूलोज हो जाएगा, नहीं तो अधिकतर दिमाग लगाएंगे कि बाह्य चोल हमारा स्पोरोपोलिन यानी स्पोर। यहाँ पर आपका दोनों आंसर गलत है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन आपका साफ साफ बोल रहा है लघु बीजाणु की बात कर रहा है, ना कि आपका परागकण और परागकोश की बात कर रहा है। परागकण परागकोश केस अलग है परिपक्व होने के बाद, पर यहाँ बात की गई है परिपक्व होने से पहले। तो आप लोग को एक चीज़ याद दिलाया गया था कि परिपक्व होने से पहले 4 कोशिका जो होते हैं वो आपस में बुरे तरीके से बंधे होते हैं और उनको हम लोग को अलग करना होता है परागकण बनाने के लिए, जिसका हम लोग टैपिटम के पास एंजाइम होता है कैलेज, और हम एक परत तोड़ते हैं जिसका नाम है कैलोज। तो जो लोग पढ़े होंगे उनका एक बार फिर से रिपीट हो गया होगा कि कहना क्या चाहते हैं। आपका जो 4 लघु बीजाणु बनता है, 4 परागपुट बनते हैं, वो पूरे तरीके से आपका कवर हुआ रहता है एक परत जिसका नाम है कॉलोज परत। उस कॉलोज परत को टैपिटम एक एंजाइम निकालता है कैलेज, और उस एंजाइम से उस परत को हटाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉलोज की परत। तो दिमाग से सेलुलोज और स्पोरोपोलिन बिल्कुल निकाल देंगे, कुछ नहीं होगा, कॉलोज होगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्तबीजीय में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन द्वारा होता है। आवर्तबीजी में नर युग्मक का निर्माण पूछा गया है कि किसके विभाजन से होता है। जितने भी परागकण बनते हैं वो किसके विभाजन से बनते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जननिक कोशिका के। किसके, जननिक कोशिका के। जितने भी जनन करने वाली कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन करती है और उन्हीं के विभाजन से हमारे नर युग्मक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैपिटल कोशिकाएं किसके द्वारा अभिलाक्षणिक होती हैं। टैपिटल कोशिकाएं किसके द्वारा अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक मतलब होता है किसी भी चीज़ का गुण। तो इसका गुण क्या है, गुण पूछा गया है टैपिटम कोशिकाएं की। तो टैपिटम कोशिकाएं जो है आपकी वो समसूत्री विभाजन करते जाती है और अपना परत बढ़ाते जाती है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका, अंतः समसूत्री विभाजन के साथ अंतः बहुगुणिता।
क्या होती हैं, अंदर में ही समसूत्री विभाजन करेंगी और अपना बहुगुणन करते रहती हैं। नेक्स्ट है, सबसे प्रतिरोधी ज्ञात जैविक पदार्थ में से एक है। सबसे प्रतिरोधी करने वाला अभी तक अध्ययन किया गया जैविक पदार्थ कौन सा है? तो हमारा अभी तक ज्ञात किया हुआ जैविक पदार्थ जो कि बहुत प्रतिरोधी है वो हमारा है स्पोरोपोलेनिन। हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की, और पेड़ पौधों में प्रतिरोधी का बात किया गया तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्पोरोपोलेनिन प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक कैलोज भित्ति से घिरा हुआ होता है? कैलोज भित्ति से कौन घिरा हुआ होता है? आपका ऑप्शन 4 है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, अण्ड, नर युग्मक, परागकण। तो हमारा 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है वो आपकी एक भित्ति कैलोज से ढकी हुई होती है, कैलोज से घिरी हुई होती है, जो कैलेज एंजाइम से हटाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैपिटम किस में पाई जाती है? टैपिटम जो है किस में पाई जाती है? टैपिटम के बारे में पूछा गया है कि टैपिटम कहाँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है? 26 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा परागकोश में। हमारा टैपिटम कहाँ होता है? परागकोश में, क्योंकि परागकोश आपकी 4 भित्ति से बनी होती है, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशिया, मध्य परत, टैपिटम। तो हमारी टैपिटम कहाँ है? परागकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परागकण में सबसे कड़ा केंद्रक होता है। परागकण में सबसे कड़ा केंद्रक कौन सा होता है? आंसर बताना है आपको। तो आपका परागकण में सबसे बड़ा केंद्रक जो होता है वो होता है नलिका केंद्रक, जो ढेर सारी बाद में कोशिकाओं या कुछ भी केंद्रक में करते हुए जाते हैं। तो आपका कौन सा केंद्रक हो जाएगा? नलिका केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक एंजाइम क्रिया के लिए प्रतिरोधी है? कौन सा एंजाइम है जो हमारे सभी कार्यों के लिए यानी क्रियाओं के लिए प्रतिरोधी है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? प्राग बाह्यचोल। प्राग बाह्यचोल इसलिए क्योंकि अभी हम बात किए स्पोरोपोलेनिन, तो स्पोरोपोलेनिन कहो या बाह्यचोल कहो, आपका आंसर क्या होगा? प्रतिरोधी में कभी भी पूछा जाए तो आपका अगर ऑप्शन में स्पोरोपोलेनिन ना दिया हो तो वहाँ बाह्यचोल दिया होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा? प्राग बाह्यचोल। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका किसके द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका किसके द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन होती है इन सब में। लघु बीजाणु में लघु बीजाणु का जो निर्माण होता है वो पहली बार में अर्धसूत्री विभाजन के साथ होता है, उसके बाद आपकी लगातार समसूत्री विभाजन चलते रहती है। तो मात्र कोशिका से लघु बीजाणु किस विभाजन से बनता है हमारा? अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, परागकण अत्यधिक तापमान और शुष्कता का सामना करने में सक्षम होते क्योंकि उनमें बाह्यचोल बना होता है, किसका? स्पोरोपोलेनिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग या लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। प्रत्येक कोशिका बोला जा रहा है, जो शुरुआत की होती है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। बीजाणुजन कोशिका में विभाजन होता है, शुरुआत में जो विभाजन होता है कौन सा होता है? अभी हमने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, हमारा कौन सा विभाजन था? अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 60% से अधिक आवर्त बीजियों में परागकण झड़ते हैं। 60% से अधिक आवर्त बीजियों में परागकण झड़ते हैं। एक कोशिकीय अवस्था में 3, 2 या 3 बार दो, ऑप्शन 2 और 4 सेम है। यहाँ पर ध्यान दें, हम लोग का लास्ट में दो कोशिका बनती है, एक जनन कोशिका, दूसरी कायिक कोशिका। पर कितने पौधों में होता है कि ये कोशिकाएं कभी कभी 3 भी बन जाती हैं। तो वही पूछा गया है कि अगर 60% से अधिक आवर्त बीजियों में जो बात करें तो परागकण कितने कोशिका में झड़ते हैं? 2 या 3 अवस्था में। तो अधिकतर पौधों में 2 अवस्था में, 2 कोशीय अवस्था में परागकण झड़ते हैं। बाकी आपके जितने परसेंटेज बच गए 40 या 30, वो 30% पौधों में कभी कभी 3 परागकण भी झड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कई प्रजातियों के परागकण गंभीर एलर्जी का कारण बनते हैं और कुछ लोगों में श्वसनीय पीड़ाएं होती है जो अक्सर पुरानी श्वसन संबंधी विकार का कारण बनती है। जैसे कि पूछा गया है, रोग का नाम दिया हुआ है कि जो परागकण से गंभीर एलर्जी हो जाती है, श्वसनीय संबंधी रोग हो जाती है। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो हमारा अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जो है, ये दोनों गंभीर श्वसनीय पीड़ाएं हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी
हो जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, ये आपकी एलर्जी के कारण ये रोगें उत्पन्न हो जाती है, गंभीर है, तो आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। परागकण में तुरकू के आकार की छोटी कोशिका जिसमें सघन कोशिका द्रव्य होती है कहते हैं। बोला है तुरकू के आकार की है और छोटी कोशिका है, मतलब हमारे परागकण में 2 जो कोशिकाएं बनती हैं, जनन कोशिका, कायिक कोशिका, उसमें से आपकी एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। तो जो छोटी कोशिका है उसमें सघन कोशिका द्रव्य होता है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो बात करें अगर हम 2 नर कोशिका की, तो कायिक कोशिका आपकी बड़ी कोशिका होती है और छोटी आपकी जनन कोशिका। तो जब भी छोटी कोशिका की बात करेगा, क्या आंसर हो जाएगा आपका? जनन कोशिका। अगला क्वेश्चन है आपका, परागकोश की सबसे अंतःभित्ति परत टैपिटम है। टैपिटम का मुख्य कार्य पोषण। नेक्स्ट है आपका गुरु बीजाणुधानी, हमारा टॉपिक चेंज हो गया है, स्त्रीकेशन, भ्रूणकोश, ये टॉपिक है आपके। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके इसी टॉपिक से होंगे। हमारा क्वेश्चन है, बीजांड की कौन सी संरचना अंत में बदल जाती है? बीजांड की कौन सी संरचना है जो आपकी लास्ट पोजीशन तक पहुँचते पहुँचते चेंज हो जाती है? तो आवरण जो है हमारा बीजांड की, वो आवरण में परिवर्तन होते रहता है, अंत में जाकर वो बदल जाती है। नेक्स्ट है आपका, जब नाभिका, निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं तो बीजांड कहलाता है। अलग अलग आकार का होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपके निभाग, नाभिका और बीजांड द्वार कभी उल्टे भी होते हैं, कभी टेढ़े भी होते हैं, कभी सीधी रेखा में भी होते हैं। तो जो सीधी रेखा में होते हैं उसे हम कहते हैं ऋजुवर्ती बीजांड। कौन सा बीजांड कहते हैं हम लोग? ऋजुवर्ती बीजांड। नेक्स्ट है आपका, मटर में बीजांड होता है। मटर में किस तरह का बीजांड प्राप्त होता है? तो मटर में जो आपका बीजांड होता है वो वक्रावर्त होता है। ध्यान दें, बीजांड द्वार अगर सीधी रेखा में हो तो ऋजुवर्ती, मटर में बात की जाए तो वक्रावर्त बीजांड मिलता है। कौन सा वर्ण? आपके बीजांड जो होते हैं 4 प्रकार के, जो कि दिए हुए ऑप्शन में, अनुप्रस्थ, ऋजुवर्ती, वक्रावर्त, अधोमुखी। अगर ऐसे सीधी रेखा में बात की जाए तो ऋजुवर्ती, मटर की बात की जाए तो वक्रावर्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु परागित पुष्प की वर्तिकाग्र होती है। तो वायु परागित पुष्प की जो वर्तिकाग्र है वो कैसी होती है? इसका आंसर बताए। खुरदरी, चिकनी, चिपचिपी, मुख्यतः कैसी होती है? तो वायु परागित पुष्प की जो वर्तिकाग्र है वो चिपचिपी होती है। चिपचिपी होने के पीछे राज है, क्योंकि अगर ये चिपचिपी ना हो तो वायु में पता नहीं कितने परागकण ऐसे ही उड़ जाएंगे। चिपचिपा होने के कारण अगर परागकण गलती से गिर भी जाता है तो वो उस पर चिपक जाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं। अगला आपका, आवर्तबीजी पादपों में उपस्थित बहुगुणित उत्तक का उदाहरण है। आवर्तबीजी पादपों में बहुगुणित उत्तक का उदाहरण है। कौन सी उत्तक है जो विभाजन करते रहती है, बहुगुणित है? तो हमने ऊपर देखा था कि टैपिटम हमारी समसूत्री विभाजन करती है और बहुगुणित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टैपिटम। नेक्स्ट है हमारा, भ्रूणकोश के विकास का सामान्य प्रकार है। भ्रूणकोश का जो विकास है उसकी प्रकार बतानी है। ऐसे तो आज लोग हम आपके ये 2 ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, हम लोग देखने वाले हैं आज बस 40 क्वेश्चन। और इस 40 क्वेश्चन में अगर बात करें तो हमने 2 टॉपिक की बात की। एक तो आपका पहला टॉपिक जो शुरुआत में परिचय हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हमने कुछ देखा कि आपका जो लैंगिक प्रजनन के लिए अग्रणी अनुवांशिक इस टाइप से क्वेश्चन, पुष्प के लिए क्या सही है? तो पुष्प हमारा एक रूपांतरित पररोह है। उसके बाद बात की हमने परागकोश के बारे में, पुंकेसर के बारे में। तो पुंकेसर में हमने कुछ नए शब्द सुने, लघु बीजाणु, फिर लघु बीजाणु से परागकोश, फिर आपके कुछ 4 परतें। तो जब आप पुंकेसर स्टार्ट करते हैं तो उसकी इकाई होती है आपकी लघु बीजाणु, और वो लघु बीजाणु शुरुआत में जब बनते हैं तो वो लघु बीजाणु एक परत में पैक होते हैं। उस परत का नाम है कैलोज, जिसको तोड़ता है टैपिटम की एक एंजाइम जिसका नाम है कैलेज। फिर हमने 4 परतों की, परागकोश की 4 परतें होती है, जिसमें आपका बाह्य त्वचा सुरक्षा करता है, अंतःस्थिशियम स्फुटन के समय मदद करता है, मध्य स्तर सुरक्षा भी करते हैं और टैपिटम की मदद करते हैं। टैपिटम आपका पोषण देता है। हमारा जो परागकोश होता है वो द्विपालित होता है, यानी उस पर 2 परतें होती हैं, और अंदर की कोष्ठ की बात की जाए, धानी की बात की जाए तो उसमें 4 होते हैं। टोटल कुल परागपुट 4 बनते हैं शुरुआत में। उसके बाद जब हमारा पूरा परिपक्व हो जाता है तो लास्ट में 2 कोशिकाएं बनती हैं, जनन कोशिका, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका आपकी बड़ी कोशिका होती है, छोटी कोशिका आपकी जनन कोशिका होती है। तो इस तरीके से हमारे पूरे परागकोश के बारे में था।
उसी के बाद हम जब स्त्री केसर की शुरुआत करेंगे तो हम उसमें सुनेंगे गुरु विजाड़ू धानी। तो इस तरीके से ये आपकी परिपक्व होने की पहले की अवस्था है। उस स्पोरोपोलिन का बार बार हमने जिक्र किया है, तो स्पोरोपोलिन के बारे में अच्छे से जानकारी रखिए आप लोग कि ये पौधों में सबसे कठोर भाग है, सबसे प्रतिरोधी है, पराबैंगनी किरणों से पौधों की रक्षा करता है। बाह्य चोल में पाया जाता है किसके? परागकोश के, परागकण के जब बाह्य चोल होते हैं। परागकण का व्यास हमने देखा 25 से 50 माइक्रोमीटर। इसकी संरचना देखी तो गोलीय होते हैं। तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन हमने 40 क्वेश्चन किए और ये 40 क्वेश्चन आपके बस फर्स्ट और सेकंड टॉपिक से है, सेकंड चैप्टर का। तो आपकी जनन इकाई का सेकंड चैप्टर का आज हमने 40 क्वेश्चन देख लिया। बाकी बचा हुआ नेक्स्ट 40 क्वेश्चन हम लोग कल वाले वीडियो में करेंगे। और सबको ऑल दी बेस्ट टेस्ट के लिए। अच्छे से आप लोग तैयारी करके पूरे जोश के साथ टेस्ट दीजिएगा। ये टाइम पास के लिए आपका टेस्ट नहीं हो रहा है। आप लोग खुद को गाइड करें कि हमने जो भी सीखा है, जो भी क्लास में टाइम दिया, ऑब्जेक्टिव जो भी आपने सॉल्व किया, आपको अगर कुछ नया मिल रहा है तो कुछ नया रिजल्ट भी आना चाहिए आप लोग का। तो इसमें आप लोग एक रिजल्ट रिकॉर्ड बनाए, हर एक रिजल्ट में एक पोजीशन बनाए कि फर्स्ट पे हम ही को आना है। एक पोजीशन देखने में आना चाहिए, एक नंबर अच्छा लगना चाहिए देख कर कि हाँ ये नंबर उस लायक है। क्योंकि आप लोग को अब हर एक चारों तरफ से हर एक चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। आधा आपका एनसीईआरटी पहले भी कंप्लीट हो चुका है और अब आपको क्लास में स्पेशली सब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है, वीडियो के थ्रू ऑब्जेक्टिव हो रहा है। तो इतना मेहनत करने के बाद आप लोग का रिजल्ट भी बेस्ट आना चाहिए। बाकी टेस्ट होने के बाद ही पता चल जाएगा किसका कितना रिजल्ट है और क्लास में कितने लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। सबको गुड नाइट।